गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित वीडियो लेक्चर नंबर 2 आप डिस्कस करेंगे। पाठ आपके दे रखा है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में कल वाले वीडियो लेक्चर में आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि कौन कौन से पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त होते हैं और किन की क्या उपयोगिता है, इसके आधार पर आपने डिस्कस किया था। आपने ये भी देखा कि पोषक तत्व जैसे अपने भोजन के संतुलित तत्व होते हैं, वैसे वैसे पौधों के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और उनकी कमी से डायरेक्ट इंडायरेक्ट इस पे क्या होता है, पौधों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलता है। उनकी वृद्धि कभी कभार रुक जाती है, विकास रुक जाता है और कई प्रकार के फैक्टर डायरेक्ट इंडायरेक्ट उनको क्या करते हैं, इफेक्टेड करने का कार्य करते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं और आपको बताया भी। वैसे अपन देख रहे थे, कल भी आपने देखा था कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण का प्रोसेस क्या है, उसको वर्गीकरण करने के अलग अलग तरीके के आधार पर पोषक तत्वों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। कल आपने देखा था आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया था कि मात्रात्मक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पोषक तत्व कितने से, उसके आधार पर पोषक तत्वों को आपने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो उसमें देखा था आपने वर्धमात्रिक पोषक तत्व, वापस वर्धमात्रिक पोषक तत्व को 2 कैटेगरी में बांटा था। एक तो था आपके मुख्य पोषक तत्व और एक थे द्वितीयक वर्ग पोषक तत्व। तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व आते थे? वर्ग पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व के रूप में आपके इसलिए आपने किया था। उसमें मुख्य पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, ये 3 NPK के नाम से जो मुख्य पोषक तत्वों के रूप में काम करते हैं वर्ग पोषक तत्व में, आपको याद भी होगा। उसके बाद में गौण पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर को बताया गया था। और वैसे वैसे उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाते थे आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसमेटल। आप कभी बार एग्जाम में डायरेक्ट उससे ट्रांसमेटल के 2 उदाहरण बताइए तो आपके दिमाग में ट्रांसमेटल का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसमेटल का मतलब क्या है आपको बताया रखा है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जिसको अपन ट्रांस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रखना, भूलना नहीं। फिर आपने देखा था अति सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। अल्ट्रा ट्रेसिंग मेटल एलिमेंट के नाम से भी कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसके अंतर्गत आप देखते हैं तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में जिसकी रिक्वायरमेंट थी, बहुत कम मात्रा में, जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट्स, जिसमें आपने देखा था सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम, गैलिनियम, ये पोषक तत्व थे। वो बहुत कम मात्रा में उनको आवश्यकता होती थी। और लाभदायक पोषक तत्व एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, निकल, क्रोमियम, आर्सेनियम, ये तत्व थे आपके लाभदायक पोषक तत्व। तो आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों को 4 कैटेगरी में कल आपने बांट के देखा था और आपने स्टडी भी किया था। आपको पता भी है कि कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपने अध्ययन करने पर आपने देखा कि अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा होती है, उसको आपने डिस्कस करके देखा था। तो आज अपन पढ़ेंगे पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण क्या होता है, उसको पौधों में तत्वों के कार्य के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण। तो उसके आधार पर अपन देखें तो पोषक तत्वों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? 4 कैटेगरी में। कितनी? 4 कैटेगरी। एक तो आधारी तत्व, एक संस्थात्मक एवं ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्व, दूसरा नियंत्रक तथा वाहक करने वाले, मतलब पूरे पादप है इस पे नियंत्रण करना तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को आदान प्रदान करने में विशेष भूमिका प्रदान करते हैं। और चौथा है एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करने वाले तत्व। उसके आधार पर हम देखते हैं कार्य के अकॉर्डिंग पौधों में पोषक तत्वों को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? 4 कैटेगरी। दिमाग बात रहेगी। फर्स्ट आ रहा है आपके आधारी पोषक तत्व। इसके अंतर्गत किन पोषक तत्वों को रखते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है? ये पौधों के संरचना के आधार होते हैं। क्या होते हैं?
इनसे पौधों की पूरी पूरी संरचना बनती है, ग्रोथ बनती है, और ये पौधों में लगभग 90% से ऊपर हायर कंट्रोल क्वांटिटी में पौधों में देखने को मिलते हैं। इन तत्वों से ही पूरा पूरा पौधा का निर्माण होता है। तो इसमें पोषक तत्वों के अंतर्गत आप क्या आ रहे हैं, जो आधारीय पोषक तत्वों के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन मुख्य तत्व आपके काम में आ रहे हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दिमाग बात रहेगी। क्या बताएं? आधारीय पोषक तत्व वे पादप संरचना के आधार होते हैं। क्या होते हैं? ये पादप संरचना के क्या होते हैं? आधार। जो इसके अंतर्गत आने वाले तत्व होते हैं जो पौधे की आधारभूत संरचना का काम करते हैं, एक प्रकार की हड्डी का काम करने का काम करते हैं, मजबूती। तो इन्हीं से पौधा का निर्माण होता है। 95% पौधे का भाग इसी से निर्मित हुआ होता है। दूसरा पॉइंट देखें आप, संरचनात्मक एवं ऊर्जा भाग, जो पौधों की संरचना ऊर्जा आदान प्रदान करने में कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक तथा भाग ऊर्जा भाग तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आप क्या रहे? नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर। ये पोषक तत्व डायरेक्ट इंडायरेक्ट पौधों में संरचनात्मक तथा विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका प्रदान करते हैं। जैसे पौधों में संरचनात्मक रूप से प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में नाइट्रोजन काम आता है, फास्फोरस, कई प्रकार के ऐसे पादप कंकाल का निर्माण करने में काम आता है, सल्फर। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्थान पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट मुख्य काम क्या करेंगे? संरचना में ऊर्जा स्थानांतरण के वास्तव में काम करते हैं। तीसरा क्या है? नियंत्रक तथा भाग। क्या करना? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने में तथा नियंत्रण, पूरे पौधे प्लांट पे इनका क्या होता है? नियंत्रण। इनकी कमी या ऊपर नीचे होने से पौधे का नियंत्रण या बैलेंस क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तो इसमें काम आने वाले तत्व कौन कौन से? जो पौधों की उपापचय क्रिया को क्या करता है? नियंत्रण। अपने जैसे जैविक क्रिया होती है ना, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शंस, तो जितने भी प्रकार के पौधों में उपापचय क्रिया होती है उसको नियंत्रण का कंट्रोल करने का कार्य करते हैं ये तत्व। साथ में आयनों का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने में भूमिका प्रदान करते हैं। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कौन कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। और चौथा टाइप का आपके पार्टिकल आपके सामने आ रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले तत्व। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो एंजाइमों का उत्प्रेरण करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं? तो वे तत्व जो एंजाइम उत्प्रेरण तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं उन्हें अपन बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण तत्व। इसमें मुख्य तत्व आप क्या रहे? आयरन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो एंजाइम उत्प्रेरक की भूमिका कार्य करते हैं। जैसे आप देखते हो अपने शरीर में हीमोग्लोबिन जैसे एक रक्त जनरेशन में एक प्रकार एंजाइम का काम करता है, वैसे इसमें भी कई प्रकार के ऐसे होते हैं उनका काम अलग अलग स्थान पे अलग अलग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा तो वर्गीकरण का सेकंड आधार आपके है पौधों के कार्य के अकॉर्डिंग तत्वों का वर्गीकरण। अब अपन तीसरा वर्गीकरण देखेंगे, वो पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण अपन स्टडी करेंगे। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस मैटर को मैं रब कर रहा हूँ और अपना आगे बढ़ेंगे। वो है अपने तीसरा टाइप के आधार पर वर्गीकरण। तो आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं पादपों को, पोषक तत्वों को कार्य के आधार पर वर्गीकरण करके 2 नंबर का प्रश्न ऐसा होता है पूछ लेते, तो आपको रिप्रेजेंट करके इस प्रकार से नोट करके आपको दर्शाना है। ध्यान रहेगी बात। आगे अपन तीसरा देखने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आप देखते हैं पौधों में पोषक तत्वों का वर्गीकरण तीसरा स्टेप आप देखोगे किसके आधार पे? गतिशीलता के आधार पर, कि कौन से तत्व गतिशील है और कौन से तत्व गतिशीलता के अकॉर्डिंग उनका तरफ है वर्गीकरण। कि गति का मतलब क्या होता है आपको पता है? गति का मतलब एक निश्चित समय के बाद में स्थान में परिवर्तन होना, स्थिति में परिवर्तन होना क्या कहलाती है? गति, मूवमेंट। जैसे एक निश्चित समय के बाद में स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, निश्चित समय के बाद में किसी स्थिति में परिवर्तन होना वही क्या कहलाती है? एक प्रकार की गति, मूवमेंट। अपन साल भी कहते हैं, साल भी एक प्रकार क्या? चाल या गति। तो इनसे आप वैसे छोटी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 9th 10th में था ये मतलब फिजिक्स।
साइंस में फिजिक्स के पार्ट में था, तेरा था फिजिकल पार्ट में। तो गति क्या होती है कि एक निश्चित समय में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना है, क्या कहलाती है? गति कहलाती है। दिमाग बात रहेगी। तो इसमें देखते हैं ये एक भौतिक राशि, एक प्रकार का भौतिक फिजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से अपन डिस्कस करते हैं। अब गतिशीलता का मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी पौधे में कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं। गतिशीलता के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो आप देखते हैं कई पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली गतिशील होते हैं, फास्ट गति क्रिया करते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ अल्प गति होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं कोई क्रिया करते भी नहीं, गतिशील होते भी नहीं, इस तरह अवस्था में रहते हैं। तो देखते हैं आप गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को पुनः 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो अत्यधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, अल्प गतिशील और अचल गतिशील, मतलब उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। अत्यधिक गतिशील तत्वों के अंतर्गत आपके आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तत्व पौधों में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और अत्यधिक गतिशील होते हैं। एनपीके, दिमाग बात रखना इंपॉर्टेंट है। एनपीके जो मुख्य पोषक तत्वों में भी काम करते हैं, आपके मात्रा में आपने देखा ना, उसमें ध्यान रखना एनपीके। कई बार काफी स्थान पे आपके आएगा एनपीके नाम की आपके खाद भी मार्केट में बिकती है, जो पौधों के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में, पोषक तत्वों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग एनपीके खाद के रूप में भी करते हैं। मध्यम गतिशील एवरेज मीडियम साथ से सकते हैं, तो वो है जिंक और मैग्नीज। उसके बाद में अल्प गतिशील में आता है सल्फर, आयरन, उसके बाद में मोलिब्डेनम और क्लोरीन। और गतिशील बिल्कुल नहीं वो है आपके कैल्शियम और बोरॉन। ये दो तत्व ऐसे होते हैं जो कि पौधों में गति करते भी नहीं, इस तरह अवस्था में बने हुए रहते हैं। अब आगे देखते हैं आप चौथा वर्गीकरण का प्रोसेस है कि पौधों में पोषक तत्वों को वर्गीकरण कर रखा है धातु और अधातु के गुणों के अकॉर्डिंग। तो पोषक तत्वों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक तो धातु होते हैं और एक अधातु के पार्टिकल भी उसमें मेंशन होते हैं। तो अधातु के अंतर्गत बहुत सारे तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मोलिब्डेनम, उसके बाद में क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे। और धातु के अंतर्गत आ जाएंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज। कोबाल्ट भी पौधों में कई प्रकार का पोषक तत्व होता ही, कोबाल्ट भी है। कोबाल्ट और मोलिब्डेनम वैसे देखें तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये भी क्या होगा इसके ट्रांस मेटल के रूप में, ट्रांस मेटल के अंतर्गत तो अपन अधातु इसको नहीं कह सकते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत सारे तत्व होते हैं धातु और अधातु के रूप में आप कंसिडर करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पौधों में पोषक तत्वों के वर्गीकरण का प्रोसेस क्या है, किस अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर रखा है और कितने कैटेगरी में बांट रखा है। तो कोई भी आपको पूछे तो उसको व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करके आपको समझाना। तो ये था आपके वर्गीकरण का प्रोसेस पूरा हुआ। अब आगे हम देखते हैं पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा एवं पौधों की वृद्धि में किस प्रकार से संबंध होता है और किस किस नाम से जाना जाता है, क्या संबंध को किस नाम से जानते हैं, अलपता से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा, उसको अपन डिस्कस करने जाएंगे। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेटाफोर अप कर रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में किस प्रकार से डायरेक्ट संबंध होता है और उसको किस नाम से जानते हैं और क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों में रिक्वायरमेंट होती है और उनकी उपस्थिति पौधों का सुविकसित एवं व्यवस्थित स्वस्थ पौधे का विकास होता है। परंतु जब कभी कभार उन तत्वों की कमी हो जाती है, वो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उस स्थिति में पौधों में अभावग्रस्त रोग हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं अभाव। अभाव का मतलब क्या होगा, पौधों में पोषक तत्वों की कमी होना। पौधों में पोषक तत्वों की कमी होना।
कमी होना, जिससे पादप का विकास रुक जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अभाव। अभाव का मतलब किसी चीज की कमी होना, मतलब मान लो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है और उस चीज में आपको रिक्वायरमेंट आपको पूरी नहीं होती, तब आपको क्या होगा, अभाव महसूस होगा। मतलब फीलिंग ऐसी आएगी, मतलब आप किसी की वजह से उसका आपको टारगेट पूरा नहीं होने की वजह से उसमें आपकी क्या आ जाएगी, कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन अभाव। अभाव का मतलब क्या हुआ कि पौधों में पोषक तत्व की मात्रा में कमी होना, जिससे पौधों में विकास में वृद्धि क्या रुक जाती है, विशेष तत्वों की कमी से ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्रांतिक स्तर वह स्तर, पौधों में वह स्तर होता है जिसकी वजह से उनकी कमी हुई थी और उनका विकास रुक गया था, पुनः उसी की वृद्धि और विकास को एक्टिव करना, पुनः पौधे की आप पोषक तत्वों की मात्रा दे दो ताकि उनका विकास और वृद्धि वापस शुरू हो जाए, तो उस स्तर को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक स्तर। वह स्तर जिस पर पौधे का विकास पुनः शुरू हो जाता है, या अर्थात उनके उस स्तर पर पौधे का विकास पुनः शुरू हो जाता है, तथा आवश्यक पोषक तत्वों की कमी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, उदासीन हो जाती है, उस स्तर को अपन बोलते हैं क्रांतिक स्तर। वह स्तर जिस पर पादप का विकास पुनः प्रारंभ हो जाता है, तथा पोषक तत्व के स्तर को क्रांतिक स्तर कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, वह स्तर जिस पर पौधे का विकास पुनः शुरू हो जाता है, किसी पोषक तत्व की कमी से उसमें अभाव की वजह से उसका विकास रुका था, परंतु उस तत्व को आप पुनः प्रदान कर देते हो तो उस पे उसका विकास पुनः शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन क्रांतिक स्तर। अब प्राप्त स्तर, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आपके अवेलेबिलिटी मान लो पोषक तत्वों की बनी रहती है, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है और पौधा सुविकसित होता है, विकास होता है। पर्याप्त स्तर का मतलब आवश्यकता के अनुरूप पौधे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। आवश्यकता के अनुरूप पौधे को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, उसे पर्याप्त स्तर कहते हैं। पर्याप्त स्तर कहते हैं। दिमाग बात रहेगी, अभाव का मतलब किसी पोषक तत्व की वजह से कमी के कारण पौधे का विकास रुक जाता है, उस स्थिति को अपन बोलते हैं अभाव। समस्या डिफिशिएंसी मतलब किसी भी चीज की कमी हो जाना। क्रांतिक स्तर क्रिटिकल रेंज मतलब जिस स्तर पर आपको वापस उसी क्रिया को एक्टिवेट करना है, तो उस स्तर के उतने लेवल पर आपको मटेरियल ऑब्टेन करवाने पर वापस वो क्रिया शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन क्रांतिक स्तर। मान लो कंडीशन आपके सामने बताई जा रही, आप मान लो एग्जाम में आपको 90% आपको ऑब्जर्व करना है और किसी की वजह से या कोई फैक्टर की वजह से आप मान लो बीमार हो जाते हैं और फिर वापस आपको उस टारगेट को ऑब्जर्व करना है, तो उसके अनुरूप विशेष कंडीशन आप जनरेट करके उस स्तर को वापस प्राप्त कर लेते हैं, तो आप क्या कहलाता है आपका क्रांतिक स्तर। इसके लिए आपको एक्टिवेशन आपको बढ़ानी पड़ती है। पर्याप्त स्तर मतलब आवश्यकता के अनुरूप आपके सभी तत्वों उसको प्राप्त स्तर कहते हैं। विषैला स्तर आवश्यकता से अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं विषैला
उत्पन्न करते। जैसे आपको शक्कर की जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी तो आप खाते तो कोई टेंशन नहीं, परंतु आपको आवश्यकता से अधिक, मान लो आपको 100 ग्राम की रिक्वायरमेंट बॉडी में और आप 3 किलो शक्कर खा लोगे तो क्या होगा, डायबिटीज नेसेसरी, तो फिर बाद में क्या होगा, विषैला प्रभाव। तो ऐसे ऐसे कई पौधों में पोषक तत्व होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तब उनको क्या हो जाता है, विषैलापन उत्पन्न हो जाता है और विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ना, आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व, आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व बढ़ने से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रभाव उत्पन्न होता है। उस स्तर को अपन बोलते हैं विषैला स्तर। जब आपको रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप आपके शरीर में कोई भी बॉडी में एलिमेंट उपस्थित है तब तक आपका विकास सही व्यवस्थित चलेगा, परंतु आवश्यकता से अधिक होने पर फिर बाद में उसके हानिकारक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु आप देखने जा रहे हो वो है मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, किस प्रकार से मृदा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके 6 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो खाद्य गुरुत्व द्वारा मृदा में विभिन्न प्रकार के खाद्य गुरुत्व देने से गोबर, हरी खाद, कई प्रकार के खाद अपन देते रहेंगे तो मृदा में पोषक तत्वों की ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट क्या होती रहेगी, पूरी होती रहेगी और पोषक तत्व यथा मृदा में स्तर बना रहता है और कमी किसी भी प्रकार की नहीं रहती। फसल अवशेष द्वारा कई प्रकार की फसलों को काटने पर उनके अवशेष पीछे रह जाते हैं और वही अवशेष पौधों में क्या करते हैं, पोषक तत्वों का कार्य भी करते हैं। मृदा सुधारकों द्वारा, मृदा सुधारक जैसे आपने पिछले पाठ में पढ़े थे, कई प्रकार के मृदा सुधारक होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय, उन मिट्टी की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। पायराइट है, हम देखा ना, सोना पत्थर है, तो कई प्रकार के ऐसे तत्व भी होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा सुधारक का कार्य भी करते हैं और पौधों में आवश्यक पोषक तत्व का एक मुख्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। वर्षा, वर्षा द्वारा भी वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को डिजोल्युबल पानी के साथ में घुलनशील होकर पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रेट के रूप में या अम्लीय वर्षा के रूप में। तो वर्षा द्वारा भाई कई प्रकार के पोषक तत्व पौधे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्राप्त होते हैं। दलहनी फसलों द्वारा कई प्रकार की ऐसी फसलें भी होती हैं, दलहनी फसलें मतलब जिसके लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं ना, जितने भी लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलता है और पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को एब्जॉर्ब करता है। सहजीवी संबंध के अकॉर्डिंग पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करते थे और उसकी मृत्यु होने से पौधे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाइट्रोजन का स्तर क्या होता है, बढ़ता ही। उसके बाद में असहजीवी जीवाणु एजोबैक्टर के बारे में भी आपको ने पढ़ा था, ग्वार की जड़ों में रहता है जो पौधे से भोजन प्राप्त नहीं करता है परंतु पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने का भी कार्य करता है, जिससे पौधे का विकास क्या हो जाता है, वैसे वैसे बना रहता है और पौधों में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, किस प्रकार से है, तो ये चीज़ को आपने व्यवस्थित समझा। तो इस प्रकार से आपको समझने पर समझ में आती है बात कि पौधों में पोषक तत्व की मात्रा एवं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या स्थिति जनरेट होती है। तो उसमें आपने 4 पॉइंट डिस्कस किए। अभाव एक तो उत्पन्न होता है, एक क्रांतिक स्तर, पर्याप्त स्तर, विषैला स्तर, 4 प्रकार के स्तर होते हैं। किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, कब होते हैं, तो इनके बारे में आपके सामने परिभाषा रिप्रेजेंट कर रखी है, आप पढ़ोगे और समझोगे और बताया जा रहा है उस चीज़ को आप व्यवस्थित कवर करोगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी किया है कि एक तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण के प्रोसेस जो आपने कल एक को पढ़ा था, आज अपने कार्य के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर और मेटल और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग वर्गीकरण पढ़ा। दूसरा, पोषक तत्वों के अकॉर्डिंग कौन कौन से संबंध जनरेट होते हैं उन संबंधों को आपने डिस्कस किया और मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं उसको आपने विस्तार रूप से डिस्कस किया। तो इस प्रकार से पढ़ने पर आपको समझ में आता है कि जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, आपको पता है मृदा से भी आधार है और मृदा से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो मृदा में पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त होते हैं उसको अपन डिस्कस कर लिया।
तो इस प्रकार से था ये आज का टॉपिक। आपने व्यवस्थित रूप से समझोगे, जो आपको मैटर समझने आए डायरेक्ट उसके उससे इसका समस्या का समाधान करोगे। यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।